हाय, दिस इज़ गीतांजलि। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसी वीडियो के कॉन्टिन्यूस में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप वो वीडियो देखकर आए हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले जाकर वो वीडियो देखें। अब यहाँ टीपीए हमने स्टार्ट करना है, तो टीपीए के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सेक्शन 3 में कुछ टर्म्स दी गई हैं जो कि टीपीए में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आगे यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हमें उन सभी वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन पता हो। तो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 3 से, जो कि डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लोजेस से। सबसे पहला क्लोज जो सेक्शन 3 में दिया गया है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर पढ़ते हैं सेक्शन 3 से, तो वहाँ पे क्लियर किया गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास को छोड़कर सभी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी बिल्कुल क्लियर नहीं है ये डेफिनेशन। तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी होगी, और उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि क्या वो 3 चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती हैं और क्या वो 3 चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सक्लूड होती हैं। उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझना है तो उसी के साथ ही हमें समझना होगा अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेकंड पार्ट था अटैच टू अर्थ। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटैच टू अर्थ को। देखिए, पूरे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अटैच टू अर्थ वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 8 के पैरा 2 और सेक्शन 108 के क्लोज H में। अब आ जाते हैं कि अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है। देखिए, अटैच टू अर्थ में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो जो चीज़ अर्थ में रूटेड हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन में हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्री। तो ट्री जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि रूटेड है अर्थ में। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो कि अटैच टू अर्थ में आती है, वो ये कि वो चीज़ें जो कि अर्थ में एम्बेडेड हैं, जैसे कि वॉल और बिल्डिंग। तो वॉल और बिल्डिंग जो होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होगी। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि जो भी चीज़ रूटेड या एम्बेडेड है उनके साथ कुछ परमानेंट अगर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट लगाए गए हैं तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। जैसे कि वॉल या फिर बिल्डिंग में अगर विंडोज़ या डोर्स लगाए जाएंगे तो ये विंडो और डोर जो होंगे इस थर्ड कैटेगरी में फॉल करेंगे और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। अब पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें कब समझ आना था? जब हमें 2 चीज़ पढ़नी थी। पहला तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि सेक्शन के फर्स्ट क्लोज में डिफाइन की गई है। उसके साथ ही हमें पढ़ना है अटैच टू अर्थ को। अब ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई हैं, तो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होंगी जो कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास नहीं है, और ऐसी चीज़ें जो कि अर्थ में रूटेड हैं और ऐसी चीज़ें जो अर्थ में एम्बेडेड हैं या फिर रूटेड या एम्बेडेड के साथ जो भी बेनिफिट के लिए लगाई गई हैं, ये सभी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएंगी। उसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि अटैच टू वर्ड में 3 चीज़ें आती हैं, और अटैच टू वर्ड पूरे टीपीए में 2 जगह यूज़ किया गया है। पहला तो सेक्शन 8 पैरा 2 में, और दूसरा सेक्शन 108 के क्लोज H में। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 में दिए गए नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्लोज की, जो कि है इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहां पर भी वर्ड इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा, उस वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि विल नहीं है या फिर जो कि टेस्टामेंट्री नहीं है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को हम टीपीए में इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। अब टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जैसे हो सकते हैं कि विल अगर कहीं होगी तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट वर्ड पे हमने इतना फोकस क्यों किया है? क्योंकि इसके बाद जो क्लोज हम डिस्कस करेंगे अटेस्टेड का, उसके अंदर वर्ड यूज़ किया गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट कब अटेस्टेड और किस तरह से अटेस्टेड होगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की अटेस्टेशन की ही बात की गई है।
उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 में दी गई नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्लोज को, जो कि है अटेस्टेड। देखिए, अब जो अटेस्टेड या फिर अटेस्टेशन को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, उसके लिए आपको 6 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला तो जिस डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन की बात की गई है वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। अब ये कहीं भी डायरेक्टली इस अटेस्टेशन की डेफिनेशन में नहीं लिखा गया, पर यहाँ ये लिखते हैं अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको अटेस्ट किया जाना है। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा, ये हमने पहले पढ़ा है कि टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जहाँ पर भी वर्ड इंस्ट्रूमेंट आएगा उसका मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि अटेस्ट होना है, सबसे पहला। दूसरा, जो यहाँ अटेस्टेशन के लिए जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट इस एक्ट में प्रोवाइड नहीं की गई है, मिनिमम की लिमिट दी गई है कि मिनिमम 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है मोड ऑफ अटेस्टेशन, की अटेस्टेशन किस तरह से होगी। जो ये विटनेस हैं इन्होंने उस एग्जीक्यूटेंट को, जिसने ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसको साइन करते हुए देखा हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी कि ये जो अटेस्टिंग विटनेस हैं इन्होंने, अगर एग्जीक्यूटेंट ने वो डॉक्यूमेंट साइन किसी और को डायरेक्शन देकर करवाए हैं, तो जिस पर्सन को डायरेक्शन दी गई थी उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करने के लिए उस पर्सन को इस विटनेस ने देखा हो। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने इस इंटरप्रिटेशन क्लोज में बताई है मोड ऑफ अटेस्टेशन, कि सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि अटेस्टेड होगा। अब इस अटेस्टेशन के लिए मिनिमम 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए। अब ये अटेस्टिंग विटनेस उस डॉक्यूमेंट को किस तरह से अटेस्ट करेंगे, यानी मोड ऑफ अटेस्टेशन क्या होगी, वो भी हमें इस इंटरप्रिटेशन क्लोज में ही प्रोवाइड की गई है। ये कहते हैं कि ये जो विटनेस हैं इन्होंने एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए या मार्क लगाते हुए देखा हो, सबसे पहला। दूसरा, ये कहते हैं कि अगर एग्जीक्यूटेंट ने किसी और को डायरेक्शन देकर साइन करवाए हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे, तो उस पर्सन को इस विटनेस ने देखा हो। तीसरा, ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटेंट ने खुद से साइन कर दिए, एग्जीक्यूटेंट ने खुद से मार्क लगा दिया, एग्जीक्यूटेंट ने किसी और को डायरेक्शन देकर अपने सामने उस डॉक्यूमेंट को साइन करवा लिया, और ये चीज़ करने और कराने के बाद उन्होंने इसकी एक्नॉलेजमेंट अगर विटनेस को दी है, तो ये भी एक मोड ऑफ अटेस्टेशन ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात जो इन्होंने इस इंटरप्रिटेशन क्लोज में कही है वो ये कि ये जितने विटनेस होंगे, यानी मिनिमम 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी ये विटनेस हैं सभी साइन करेंगे एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में उस इंस्ट्रूमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि सभी अटेस्टिंग विटनेस की प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई भी अटेस्टिंग विटनेस प्रेजेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 विटनेस है तो दोनों प्रेजेंट होंगे, या 3 विटनेस है तो तीनों प्रेजेंट होंगे, तीनों में से कोई एक या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट है कि इस अटेस्टेशन का कोई भी फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन कि किस तरह से होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। अब इस तरह से इस अटेस्टेशन को जो हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको समझने के बाद अब रीड करते हैं बैरेक्ट। यहाँ ये बैरेक्ट में कहते हैं अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, कि यहाँ पे जो अटेस्टेड वर्ड को ये बता रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, और इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। और ये कहते हैं means and shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witnesses, यानी मिनिमम विटनेस कितने रिक्वायर्ड हैं, 2, each of whom has seen the executant sign। जब एग्जीक्यूटेंट ने वो इंस्ट्रूमेंट को साइन किया है तो ये विटनेस ने उनको देखा हो, और affix his marks to the instrument, or has seen some other person
साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, यानी एग्जीक्यूटेंट ने अगर किसी और को डायरेक्शन दी है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को साइन करेगा उस एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे, तो उसको इस अटेस्टिंग विटनेस ने देखा हो, और हैज रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन। और अगर एग्जीक्यूटेंट ने खुद से साइन कर दिए, खुद से मार्क लगा दिया और अपनी प्रेजेंस में किसी और को डायरेक्शन देकर साइन करवा लिए, और वो एग्जीक्यूटेंट अब अगर इस विटनेस को एक्नॉलेज करता है कि मैंने इस तरह से साइन कर लिए या साइन करवा लिए हैं, तो वो भी एक मोड ऑफ अटेस्टेशन ही मानी जाएगी। उसके बाद ये कहते हैं एंड ईच ऑफ हुम हैज साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। ईच ऑफ हुम यहाँ पे ये कह रहे हैं विटनेस के लिए कि जो विटनेस हैं वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में अब साइन करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, बट it shall not be necessary that more than one of such witness shall have been present at the same time। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे विटनेस एक साथ प्रेजेंट होंगे। एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी, और कोई पर्टिकुलर फॉर्म की तरह किसी पर्टिकुलर मैनर को फॉलो करते हुए अटेस्टेशन करवाई जाएगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आई होप अटेस्टेड वर्ड को जो इन्होंने बताया हुआ है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में अटेस्टेशन को लेकर क्या डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में जितने भी विटनेस हैं वो प्रेजेंट होंगे जब ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया जा रहा है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो जब भी एग्जीक्यूटेंट ने उसके ऊपर साइन किए हों। पर इंडियन लॉ में ज़रूरी नहीं है कि सभी अटेस्टिंग विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट हो या सभी ने एग्जीक्यूटेंट को देखा हो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करते हुए। मतलब कि अगर एग्जीक्यूटेंट खुद से भी बता देता है विटनेस को तो वो भी अटेस्टेशन माना जाता है इंडिया में, बट इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि अटेस्टेशन का लीगल इफेक्ट क्या है। जो विटनेस उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर रहा है, उस पर विटनेस बन रहा है, तो उसके विटनेस बनने का लीगल इफेक्ट क्या है? क्या उसे उन सभी कंटेंट्स की नॉलेज है जो उस इंस्ट्रूमेंट में लिखे गए हैं? तो इसका लीगल इफेक्ट ये है कि जो अटेस्टेटर है, जिसने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया है, उस इंस्ट्रूमेंट को अटेस्ट किया है, ज़रूरी नहीं है कि उसे उस इंस्ट्रूमेंट के कंटेंट की नॉलेज हो, बल्कि वो इन फ्यूचर अगर एग्जीक्यूशन को लेकर डिनाई करता है कि कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, तो इसके लिए उसके ऊपर एस्टॉपर लगता है कि वो इन फ्यूचर उस डॉक्यूमेंट की, उस इंस्ट्रूमेंट की एग्जीक्यूशन को डिनाई नहीं करता, वो उस एग्जीक्यूशन की डिनायल के लिए स्टॉप कर दिया जाता है।